हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों पिछली क्लास के अंदर हमने कूलम्स लॉ नाम का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और वहां मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसके अलावा के क्या होता है, के की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है, वैक्यूम के लिए क्या होती है, मीडियम के लिए क्या होती है और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चार्जेस को रखते हैं तो उसके बीच का फोर्स क्या होता है। ये सब बातें हम कर चुके थे बच्चों और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे जो फॉर्मूले पर बेस्ड थे कि ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों आज की क्लास बहुत ही कंसेप्चुअल होगी। इसमें आप सुपरपोजिशन रूल के बारे में जानेंगे। सुपरपोजिशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की मदद से आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर किसी चार्ज पर नेट फोर्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे। पर उसके पहले हम बच्चों यहाँ बात करते एक छोटे से टॉपिक की। छोटा सा टॉपिक मेरा डिस्कशन का ये है कि पिछले टर्न पे मैंने जब आपको कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बताया था तब मैंने वहां पर एक कंडीशन रखी थी कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बट कैन बी अप्लाइड फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज इफ सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू साइज ऑफ बॉडी। हमने ये कंडीशन रखी थी कि अगर सेपरेशन साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम एक्सटेंडेड बॉडीज को पॉइंट चार्ज मानते हुए उनके लिए कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे ये बोला भी था कि अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब सेपरेशन बहुत लार्ज नहीं होगा और अगर साइज ऑफ बॉडी और सेपरेशन दोनों कंपेरेबल ऑर्डर के होंगे तो सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग हो जाएगी और उसके कारण आपके जो कैलकुलेटेड रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अलग आएंगे। तो उसी पर बेस बच्चों हम एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन क्या है? फोर्स बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 15 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज एफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ नाउ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद देयर सेंटर्स बीइंग 15 सेंटीमीटर अपार्ट देन फोर्स बिटवीन द टू स्पेयर्स इज एफ डैश। तो आपको बताना है एफ डैश जो है एफ से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा या हम यहां कह नहीं सकते। इस तरह के आपको ऑप्शन दिए। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहले हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए बराबर मैग्नीट्यूड के 15 सेंटीमीटर सेपरेशन पर, उनके बीच की फोर्स को हमने एफ कहा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अब वही चार्ज हमने दो स्पेयर्स को दे दिया है, आइडेंटिकल स्पेयर्स को, उनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी वही 15 सेंटीमीटर है। अब उनके बीच का फोर्स एफ डैश है। तो आपको बताना है एफ डैश एफ से ज्यादा है, कम है, बराबर है या क्या होगा। इस तरह का कुछ हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको दो पॉइंट चार्जेस दिखा दिए, प्लस क्यू ईच मान लेते हैं। इनके बीच का सेपरेशन डी बोल देते हैं, डी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों जिसको आप एफ कह रहे थे वो एफ बराबर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, यही चार्ज हमने दो स्पेयर्स को दे दिया है। ध्यान से देखिए बच्चों, इन स्पेयर्स की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और इनके जो सेंटर्स है, ये देखिए बच्चों ठीक इसके नीचे मैंने इसके सेंटर दिखाए हुए हैं, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी अभी भी क्या है 15 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप यही चार्ज इस स्पेयर पर देंगे तो आपका फोर्स एफ डैश हो जाता है। तो हमें ये बताना है बच्चों एफ डैश जो है एफ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। अगर हम यहां साइज की बात करें, साइज ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर देखें तो वो सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम नहीं है। आप 15 सेंटीमीटर के आगे 5 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, इंडक्शन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट्स होंगे। इंडक्शन के चलते क्या होगा, आप इस स्पेयर को जो भी चार्ज देंगे और इस स्पेयर को जो भी चार्ज देंगे, इनके सेंटर ऑफ चार्जेस यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। बच्चों रिपल्शन के चलते आप समझ पा रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ऐसे में जो सेंटर ऑफ चार्जेस है वो यहां से इस तरह से थोड़ा सा खिसक जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा आगे खिसक गया है, इधर भी सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा आगे खिसक गया है। बच्चों सेंटर ऑफ चार्ज बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने बहुत पहले पिछले क्लास में 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन से याद दिलाता हूं, आपने सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन किया होगा। अगर ये कंप्लीट डिस्क है तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो कहां होता है, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। यही तो चीज हम कहते हैं। पर फिर आपने क्वेश्चन किया होगा कि अगर इस डिस्क में से एक पोर्शन यहां से इस तरह से रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास जो है शिफ्ट कर जाता है। सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ शिफ्ट करता है, उधर की तरफ जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो बच्चों उसी तरह से यहां पर अगर मान लीजिए बॉडीज के बीच का जो सेपरेशन है वो उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे में इंडक्शन के चलते सेंटर ऑफ चार्जेस शिफ्ट कर जाते हैं
और सेंटर ऑफ चार्जेस के शिफ्ट करने के कारण हमारा जो कैलकुलेटेड फोर्स आएगा वो एक्सपेक्टेड फोर्स से अलग आएगा। अब सुनिएगा कैलकुलेटेड फोर्स क्या होगा बच्चों। सपोज इसका सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा आगे खिसक गया, इसका भी थोड़ा सा आगे खिसक गया। अब सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, डी डैश। और यहां पर डी डैश जो है 15 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, दिख रहा है भाई। सेंटर्स के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर थी, तो अब सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा। बच्चों जो आप एफ डैश फोर्स लिखेंगे तो एफ डैश बराबर क्या लिखेंगे अपन, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर। और क्लियरली जैसा हमें दिख रहा है कि डी डैश क्योंकि यहाँ डी से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ फोर्स एफ डैश जो है एफ से कम हो जाएगा। यानी आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों की जो फोर्स एफ डैश है दैट विल बी लेस देन एफ। फोर्स यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने आखिर ये फोर्स जो डिक्रीज हुआ ये किस वजह से डिक्रीज हुआ, केवल सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग के कारण। अब इधर सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए इनकी रेडियस वही 5-5 सेंटीमीटर हम रखते हैं, पर इनके बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर की जगह 15 मीटर हो जाता। 2 मिनट के लिए सुनना बच्चों। अगर मान लीजिए इस तरह से ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है और इनके बीच का सेपरेशन हम 15 सेंटीमीटर की जगह 15 मीटर कर देते, तो ऐसे में क्या होता बच्चों, अब जो सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज जो है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू साइज ऑफ बॉडी। तो ऐसे में जो इंडक्शन आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों वो थोड़ा सा डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है जब आप चार्ज बॉडी को आसपास लेकर आते हैं, मतलब जब आप इंड्यूसिंग चार्ज को पास में लाते हैं तब इंडक्शन होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंड्यूसिंग बॉडी तो यहाँ रखी है, दूसरी बॉडी आपने यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर रखी और इसके कारण वहां तक इंडक्शन हो जाएगा। नहीं, इंडक्शन थोड़ा सा डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन है। आसपास के मतलब विसिनिटी में, जिसको नेबरहुड कहा जाता है, आसपास में बॉडीज रखी होती है तब कहीं जाकर ये इंडक्शन होता है। तो बच्चों अब अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो जो सेपरेशन है वो साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और ऐसे में अब यहाँ कोई इंडक्शन नहीं होगा, और इंडक्शन नहीं होगा तो सेंटर ऑफ चार्जेस की कोई एप्रिशिएबल शिफ्टिंग नहीं होगी। तो नतीजा ये होगा कि अब अगर आप इस स्फीयर को कोई चार्ज देंगे तो इसका चार्ज इसके पूरी सरफेस पर इस तरह से बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं। और उस केस में जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज है वो स्फीयर के ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही बना रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, when the separation between the bodies is much greater than size of body, तो ऐसे में there are no inductive effects, no induction, और उस केस में जो भी आप चार्ज रखते हैं वो स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो सेंटर ऑफ चार्ज होता है स्फीयर का वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही बना रहता है, ज्योमेट्रिक सेंटर से कॉन्साइड करता है। और ऐसे में हम स्फीयर को कोलैप्स करके उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज मानते हुए अगर क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट कूलम फोर्स के रिजल्ट के साथ मैच कर जाएगा। अगर इस समय मैं एफ डैश निकालता यहाँ तो यहाँ मेरा एफ डैश बराबर क्या निकल के आता बच्चों, एफ के बराबर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर क्वेश्चन ये होता कि 2 पॉइंट चार्जेस 15 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, फिर वही चार्ज हमने 2 स्फीयर को दे दिया है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले, मगर उनके सेंटर्स के बीच की दूरी वही 15 मीटर है, तो आप इसी क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे होते हैं, एफ डैश इक्वल टू एफ। क्यों? क्योंकि इस केस में सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग नहीं होगी। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इसीलिए कूलाम ने कंडीशन रखी थी कि जब सेपरेशन अगर साइज ऑफ बॉडी से ज्यादा होगा तो आप उस जगह पर कूलाम फोर्स लगा सकते हैं, कूलाम का रिजल्ट लगा सकते हैं, क्योंकि दरअसल उस समय जो आपके स्पेयर्स है वो पॉइंट चार्जेस की तरह ही बिहेव कर रहे होंगे। हम हर स्पेयर के सेंटर पर उसको पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाल फिलहाल आप समझ गए, यहां पर क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं था तो सेंटर ऑफ चार्जेस की शिफ्टिंग हो गई और उसकी वजह से आपका फोर्स एफ डैश जो है एफ के बराबर नहीं आएगा। बच्चों एक और बात सुनिएगा, हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ऑप्शंस किस तरह के होंगे कि फोर्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सेम रहेगी, इस तरह के ऑप्शन होंगे। हम या एग्जैक्टली एफ डैश नहीं निकाल सकते। हम एग्जैक्टली एफ डैश इसलिए नहीं निकाल सकते बच्चों क्योंकि जैसे सेंटर ऑफ मास में तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि सेंटर ऑफ मास कितने से शिफ्ट हो जाएगा ये आपको पता चल जाता है, पर यहां सेंटर ऑफ चार्ज कितने से शिफ्ट होगा इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कहने का मतलब ये मैं यहां एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि डी डैश की वैल्यू क्या होगी। ये जरूर कह सकता हूं कि डी डैश 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, पर एग्जैक्टली डी डैश कितना होगा ये हम यहां पर नहीं बता सकते। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बस हमें कंपैरिजन करना होता है कि फोर्स पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगी घटेगी ये बता सकते हैं। एग्जैक्टली एफ डैश का वैल्यू क्या होगा ये हम यहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं इनमें सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग होती है,
एंड अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करेंगे। दूसरी बात बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है। जैसे यहाँ मैंने बोल दिया फोर्स डिक्रीज हो जाती है, अब आपने कहा कि इसको याद कर लो, नहीं, अगर यही चार्जेस अनलाइक होते तो ऐसे में आपकी फोर्स पहले के कंपैरिजन में बढ़ भी जाती। बच्चों उसका मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूं। सपोज यहां पर आपने एक चार्ज प्लस क्यू लिया होता और यहां पर एक चार्ज आपने मान लीजिए माइनस क्यू लिया होता, और फिर क्वेश्चन कहता कि अब यही चार्जेस हमने स्पेयर्स को दे दिए हैं तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों इसमें अब क्या होगा, अब दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा और उसके चलते जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता, ये देखिए, और इसका नेगेटिव चार्ज सारा अट्रैक्ट होके ऐसे इधर आ जाता। तो अब आप खुद देख पाएंगे पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज यहां आ जाएगा। अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज दिखाऊं तो वो यहां आ जाएगा, और इस वाले का जो नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो खिसक कर ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा। अब बच्चों आप खुद ही बताओ, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा जिसको अपन डी डबल डैश 2 मिनट के लिए बोल देते हैं, तो आप बताइए डी डबल डैश सेपरेशन डी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बार डी डबल डैश लेस देन डी हो जाएगा। आप इसको डी डैश डी डबल डैश कुछ भी बोल लीजिए, और क्योंकि इस बार सेपरेशन ओरिजिनल सेपरेशन के कंपैरिजन में कम हो जाएगा तो इस बार फोर्स यहां पर बढ़ भी सकती है। तो कहने का मतलब ये है फोर्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आपको देखना है। लाइक चार्जेस होंगे तो हमेशा फोर्स इस तरह से डिक्रीज होगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। मगर कंडीशन अप्लाइड क्या है कि जो साइज ऑफ बॉडी है वो सेपरेशन के कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर साइज ऑफ बॉडी सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है तो ऐसे में देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, और उस समय हम स्पेयर को पॉइंट चार्ज एट सेंटर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एवर अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? जवाब है कभी नहीं, नो, नेवर, एज देयर इज नो इंडक्शन इन पार्टिकल। बच्चों पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ चार्जेस की शिफ्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, वहां कोई इंडक्शन वाली बात नहीं होती है, तो उसमें आप किसी भी तरह से अट्रैक्शन नहीं करा पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई दो पॉजिटिवली चार्ज या यूं कह दीजिए दो लाइक चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ये कौन सी नई बात है, तो हम पहले से जानते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको ट्विस्ट वाला बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। बच्चों ध्यान देना, यहां बॉडीज की बात हो रही है, यहां पार्टिकल्स की बात हो रही थी। कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एवर अट्रैक्ट ईच अदर। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या दो लाइक चार्ज बॉडीज किसी भी कंडीशन में कुछ भी कर कर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? तो जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। यस ओनली इफ तीन कंडीशन से बच्चों। पहला, चार्ज ऑन वन बॉडी इज मच ग्रेटर देन अदर। एक बॉडी का चार्ज दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, बॉडी की साइज जो है, जो दूसरी वाली बॉडी है उसकी साइज कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए ताकि सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग हो सके, अच्छा खासा डिस्टेंस हमें मिल सके। और तीसरी बात, डिस्टेंस शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर इंडक्शन। बच्चों आपको पता है इंडक्शन के लिए इंड्यूसिंग बॉडी और जिस पर इंड्यूस चार्ज आता है उनके बीच का सेपरेशन हमें अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट रखना होता है। बहुत लार्ज सेपरेशन कर देंगे तो इंडक्शन काम नहीं करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए तो देयर आर चांसेस कि दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे, जरा इधर देखिएगा, ये मैंने दिखा रखा है। एक बॉडी है जिस पर चार्ज बहुत ज्यादा है और दूसरी बॉडी है जिस पर चार्ज उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बच्चों अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मैंने इधर दिखाया भी है, 1 2 3 4 नेगेटिव दिखाए मैंने, इधर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव दिखाए। इसका मतलब इस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों ऐसे में होगा क्या, अगर इस बॉडी का चार्ज बहुत ज्यादा है तो ये जबरदस्त इंडक्शन करेगा। इंडक्शन का मतलब ये कि इस बॉडी को बहुत अच्छे से पोलराइज करेगा, इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर ले आएगा और उधर उतना ही, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से क्रिएट कर देगा। अब बच्चों होगा क्या, आप देख पा रहे होंगे इस नेगेटिव पोर्शन का नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट होकर इधर आ गया है, इस पॉजिटिव पोर्शन का पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज खिसक के उधर चला गया है। इस वाली बॉडी पर बहुत ज्यादा कोई ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज की शिफ्टिंग नहीं होगी बच्चों, क्योंकि उसका चार्ज बहुत कम है तो उसके कारण इस पर बहुत ज्यादा इंडक्शन का असर नहीं होगा। मतलब वो कम चार्ज होने के कारण इसके चार्ज को बहुत ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में इसका सेंटर ऑफ चार्ज अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। अब बच्चों हो क्या रहा है, यहां से नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज की डिस्टेंस क्या है R1 और पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज की डिस्टेंस क्या है R2। बच्चों अगर इस बॉडी का साइज एप्रिशिएबली लार्ज है
और अगर ये डिस्टेंस आइडियल फॉर इंडक्शन है तो ऐसे में देयर आर चांसेस, अगर हम फोर्स की बात करें R1 लेस देन R2 दिख रहा है, तो जो नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज पर फोर्स लगेगी, नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज पर फोर्स क्या लगेगी, लेट से कुछ K Q माइनस अपॉन R1 स्क्वायर, अपन इस तरह से लिख देते हैं इसको। नेगेटिव पर फोर्स कितनी लगेगी बच्चों, K Q माइनस अपॉन R1 स्क्वायर। पॉजिटिव पर कितना फोर्स लगेगा, लेट से K Q प्लस अपॉन R2 स्क्वायर। मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है बच्चों। सीधी सी बात है, R1 यहाँ लेस देन R2 है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि Q माइनस Q प्लस बराबर है, Q प्लस Q माइनस से जरा सा ही तो ज़्यादा होगा। नेट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से जरा सा ज़्यादा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि Q प्लस जरा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर R1 R2 के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए तो देयर आर चांसेस कि Q माइनस और R1 की वैल्यू और Q प्लस और R2 की वैल्यू को कंसीडर करते हुए if R1 is less than R2 then F minus can become greater than F plus। there are chances कि नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज के फोर्स से ज्यादा हो जाए, और ऐसी कंडीशन में बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। बच्चों बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ Q माइनस Q प्लस की बात करूं तो दोनों में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस केवल कितना सा है, 0.001 कूलम। ठीक है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर अगर R1 R2 में बहुत ज्यादा फर्क आ गया तो देयर आर चांसेस कि हमारी F माइनस वाली फोर्स F प्लस से ज्यादा हो जाए, और उस केस में ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी सकती है, क्योंकि आप देख पाएंगे उस केस में नेट फोर्स जो है इस तरह से टुवर्ड्स द स्फीयर लग जाएगी। तो बस सिंपल सी बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि दो लाइकली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन दो लाइकली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ दो प्रोटॉन प्रोटॉन रखे होते तो क्या ये चीज हो पाती है अट्रैक्शन, सवाल ही नहीं। क्योंकि प्रोटॉन या पार्टिकल की बात कर लीजिए आप, तो पार्टिकल में सेंटर ऑफ चार्जेस कैसे शिफ्ट करेंगे, बॉडी का साइज तो होना चाहिए ना सेंटर ऑफ चार्ज को शिफ्ट करने के लिए। तो इसीलिए आपसे कहा था कि पार्टिकल्स के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन बॉडी के केस में देयर आर चांसेस। और बच्चों इसी से जुड़ी हुई एक बात आपको बताता हूं, कैन अ न्यूट्रल बॉडी बी अट्रैक्टेड टू चार्ज बॉडी। क्या कोई न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है क्या? जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकती है, और बल्कि होती ही है और हमेशा होती है। अब आप कहोगे न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में कैसे फोर्स लग सकता है, मतलब न्यूट्रल का तो हम चार्ज जीरो मान रहे हैं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में हम तो उस पर जीरो रखेंगे, तो फोर्स कैसे लग रहा है मैं आपको बताता हूं। बात यहां पर बॉडी की हो रही है बच्चों। अगर न्यूट्रल पार्टिकल होता, अगर मैं आपसे पूछता कि कैन अ न्यूट्रल पार्टिकल बी अट्रैक्टेड टू चार्ज पार्टिकल, तो आपका जवाब होता नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, पार्टिकल। लेकिन न्यूट्रल बॉडी जरूर अट्रैक्ट हो सकती है टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, और उसका कारण क्या है आप खुद देखिए। सपोज बच्चों ये चार्ज बॉडी है, आपने देखा इस पर नेट प्लस का चार्ज दिखा रखा मैंने, है ना, इस तरह से इस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। और ये दूसरी बॉडी है, इस तरह से दिखा दिया मैंने, ये नेट पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरी बॉडी है, ये न्यूट्रल है। आप देखो इस पर 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव दिखा रखा है। वही बात है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू टोटल प्रोटॉनिक चार्ज है। मगर अब वही सारी कंडीशंस है, अगर बॉडी का साइज कंपैरेटिवली अच्छा है, अप्रिशिएबली लार्ज है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोप्रिएट फॉर इंडक्शन है, भले इसका चार्ज बहुत ज्यादा ना भी हो, पर अगर इसका डिस्टेंस जो है अप्रोप्रिएट फॉर इंडक्शन है, तो अब क्या होगा बच्चों, वही चीज यहां होगी। इसका नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज इधर खिसक जाएगा, पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज इधर खिसक जाएगा। और बच्चों इस बार आप देख पाएंगे, इस बार जो आपका Q माइनस और Q प्लस है, इस बार दोनों बिल्कुल बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैं कह रहा हूं न्यूमरेटर तो सेम हो ही गया KQ, लेकिन अब अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो यहां पर फिर से वही कहानी हो जाएगी। ये वाला डिस्टेंस R1 है और ये वाला डिस्टेंस यहां पर R2 है। और बच्चों क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि R1 लेस देन R2 है, तो फिर से कौन सी वाली फोर्स डोमिनेट करेगी, नेगेटिव वाले पे लगने वाली फोर्स डोमिनेट करेगी। F माइनस विल बी ग्रेटर देन F प्लस, और F माइनस अगर ग्रेटर देन F प्लस होगा तो नेट फोर्स लगेगा इस पर टुवर्ड्स द बॉडी, यानी न्यूट्रल बॉडी जो है चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी। बच्चों ये जो चीज आपने करके भी देखी होगी, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया ही होगा स्कूल में कभी ना कभी, बालों में हम स्केल को रब करते थे और फिर उससे कागज को उठा लेते थे। बच्चों आपने बालों में स्केल को रब किया, आपका स्केल तो चार्ज हो गया, पर वो कागज थोड़ी चार्ज था, वो तो न्यूट्रल था, फिर वो कैसे अट्रैक्ट हो गया, इस तरह से अट्रैक्ट होता है बच्चों। इस तरह से सेंटर ऑफ चार्जेस की शिफ्टिंग हो जाती है और उसके कारण न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये बात मैंने फिर से दोहरा देता हूं, न्यूट्रल बॉडी के लिए बोली है,
न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू अ चार्ज पार्टिकल। और बल्कि इस पर बेस्ड एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अगर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग का सही मायने में टेस्ट करना है तो वो रिपल्शन से होता है। रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग। बच्चों इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो 100% दोनों बॉडीज चार्ज है और दोनों बॉडीज पर लाइक चार्ज है। अभी हम वो शिफ्टिंग वाली बात नहीं कर रहे, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अगर सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ बॉडी, तो अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब दोनों बॉडीज चार्ज है और साथ के साथ दोनों लाइकली चार्ज भी होगी। लेकिन बच्चों अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन से आप दोनों बॉडीज पे चार्ज को गारंटी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन टू अनलाइकली चार्ज बॉडीज एंड अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी बिटवीन अ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। अट्रैक्शन दो अनलाइकली चार्ज बॉडीज के बीच में भी हो सकता है, अट्रैक्शन एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है। इसीलिए अट्रैक्शन से आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि दोनों बॉडीज पे चार्ज है, लेकिन रिपल्शन से आप गारंटी कर सकते हो कि दोनों बॉडीज पर चार्ज होगा ही होगा। तो ये बात ध्यान रखनी बच्चों। एक और बात आपको बता देता हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, अगर आप यहां पॉजिटिव की जगह मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते तो वो भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करती। क्यों? आप खुद सोचिए, अगर यहां नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो क्या होता, इधर पॉजिटिव आ जाता और इधर नेगेटिव आ जाता। पॉजिटिव वाले की दूरी कम है तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी किसी भी चार्ज बॉडी की तरफ हमेशा अट्रैक्ट ही होगी, भले वो चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों ही केस में वो न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर आ गए हैं हम, इसको सुपरपोजिशन रूल कहा जाता है। क्या है सुपरपोजिशन रूल? 2 पॉइंट्स में आपको इसको समझना है। पहली बात, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज मीडियम नियर बाय। बच्चों ये जो सुपरपोजिशन है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपने इसका नाम 11th में सुना हो, कहीं पर वेव मोशन में मेरे हिसाब से इसका जिक्र होता है। अभी आपने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस भी पढ़ा होगा, वहां पर भी इसका जिक्र होता है। कैसे वह जिक्र होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पर जो क्रिएट होता है अलग अलग वेव्स के कारण, दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल वेव्स। इस तरह का कुछ आप मिलता जुलता कॉन्सेप्ट वहां पढ़ते हैं, वही चीज यहां कर रहे हैं। किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स लगती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए Q1 पर Q2 के कारण कोई फोर्स लग रही है, मैं इस चीज को आपको ऐसे समझा देता हूं। सपोज एक चार्ज है यहां पर Q1, एक चार्ज है यहां पर Q2 और एक और चार्ज है यहां पर Q3। तो अगर मैं Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लिख रहा हूं तो इसका आसपास मौजूद किसी भी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इसका आसपास मौजूद मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो आप सिंपली बात क्या लिखेंगे, F(Q1) ड्यू टू Q2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर R क्या है, इन दोनों के बीच वाली दूरी। तो पहली बात तो बच्चों अपन ने ये कहा, एक चार्ज पर दूसरे के कारण जो फोर्स लगती है वो तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं रखती है। दूसरी बात, आसपास के मीडियम से भी कोई लेना देना नहीं रखती। मीडियम की बात मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूं। दूसरी बात ये कि अब अगर मैं आपसे Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स पूछूं तो बच्चों एक फोर्स Q1 पर Q3 भी लगा रहा होगा। तो अगर Q1 पर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, Q1 पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ओवर दैट चार्ज, यानी नेट फोर्स विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस 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 Fn वेक्टर। बच्चों ये तो बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है, नेट फोर्स बताना है, तो आपको सभी फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, यानी आप रिजल्टेंट करके उस पर लगने वाली नेट फोर्स बता देंगे। और दूसरी बात, F1 जो फोर्स होगा उसका बाकी कोई चार्ज से लेना देना नहीं होगा, F2 से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे F2 की वैल्यू का F1 F3 से लेना देना नहीं होगा। अब आते हैं मेन बात पर बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये सुनते बहुत से बच्चे चक्कर खा जाता है, अरे सर पिछले टर्न पे तो बताया था
एफ मीडियम बराबर एफ नॉट बाई के होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो चार्जेस को आपने Q1 Q2 को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी रख दिया तो भी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल नॉट चेंज। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब भी सुपरपोजिशन फर्स्ट पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो लैंग्वेज से पकड़ में आ जाता है। उसकी लैंग्वेज क्या लिखी होती है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज मिले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आप समझ जाइएगा कि ये सुपरपोजिशन फर्स्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि ये मीडियम पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, जरा सुनना बच्चों। मान लीजिए आपने Q1 Q2 चार्जेस को इनफाइनाइट एक्सटेंशन वाले किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा बच्चों, तो अब क्या होता है, इस पर जो फोर्स लग रही है, आपको पता है पिछले टर्न पे मैंने बता दिया था इनके बीच की जो फोर्स होती है वो एफ नॉट बाई के हो जाती है। बच्चों वो जो इनके बीच की फोर्स अपन बोल रहे थे दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द आइदर चार्जेस। दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो एफ नॉट बाई के रह जाता है। बच्चों मुझे बताओ मीडियम डालने पर आपका फोर्स रिड्यूस क्यों हो गया, तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों Q1 पर एक फोर्स इधर लगा रहा था, Q2 जैसे वैक्यूम में लगा रहा था, इसको अपन ने F12 कहा था। यहां मैंने इसको लिख दिया है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर क्या होता है बच्चों, आप आगे जानेंगे, दरअसल यहां Q2 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण आपका, ये इस तरह से दिखा देते हैं, Q2 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इधर की तरफ जिसके कारण Q1 पर इधर फोर्स लग रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मीडियम को पोलराइज करता है। मीडियम को पोलराइज करता है तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इधर जिधर मेन फील्ड है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। अब बच्चों ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण Q1 पर फोर्स किधर लगेगी, ऐसे इधर की तरफ। तो दरअसल अगर मैं बात करूं Q1 पर नेट फोर्स अगर मैं निकालता हूं वेक्टर फॉर्म में तो ये क्या होगा, F Q1 Q2 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन वैक्यूम प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मीडियम। बच्चों इस ई इंड्यूस के कारण इस पर एक फोर्स इधर लगेगा जिसको मैंने क्या नाम दिया है, F Q1 मीडियम। इस तरह से मैंने इसको बोल दिया है। इसके कारण एक फोर्स इधर की तरफ लगता है और इन दोनों के बाद जो नेट फोर्स बचता है बच्चों उस नेट फोर्स को अपन क्या लिखते हैं, एफ नॉट बाई के। आप थोड़ा समझ ही पा रहे होंगे कि जैसे एक एफ नॉट नाम का फोर्स लगा, एक मीडियम के कारण इंड्यूस चार्ज का फोर्स लगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वही तो एफ नॉट के असर को कम करेगा। और एफ नॉट के असर को कम करने के बाद जो नेट फोर्स बच रहा है, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट फोर्स बच रहा है दैट इज एफ नॉट बाई के। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के बारे में बताओ, तो जब आप फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बताएंगे तो आप उसमें मीडियम का असर क्यों लेके चलेंगे। मैंने आपसे मीडियम के कारण फोर्स थोड़ी पूछा है। तो आपको बच्चों बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आपको केवल क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे इस समय भी इस वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी पूछता हूं व्हाट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आप इसका क्या लिखेंगे, यहां आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है। फिर मीडियम के कारण एक फोर्स लगा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसको मैंने F इंड्यूस का नाम दिया है, और उसके बाद जो नेट फोर्स लगता है पार्टिकल पे दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। तो बच्चों ये जो एफ नॉट बाई के आप लिख रहे हैं दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द पार्टिकल। पर जब तक आपसे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पूछा जाए तो न तो आपको मीडियम को इंक्लूड करना है ना ही किसी दूसरे चार्ज को यहाँ इंक्लूड करना है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपने एफ नॉट बाई के पढ़ा है दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्जेस। इसमें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 भी आ गया है और इसी के अंदर फोर्स ड्यू टू मीडियम भी इंक्लूड हो गया है। तो सुपरपोजिशन रूल है बच्चों, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। अब पहले मैं आपको सुपरपोजिशन फर्स्ट रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं। क्या है बच्चों क्वेश्चन जरा देखिएगा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस Q1 एंड प्लस Q2 और इनको आपने वैक्यूम में आर मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नाउ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F। बच्चों लैंग्वेज पहचानिए, देखिए आपको लैंग्वेज क्या लिखी मिल रही है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इफ नाउ अ थर्ड चार्ज प्लस Q3 इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ऑप्शंस क्या है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, कैन नॉट से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब सुनना बच्चों होगा क्या, 2 चार्जेस रहे होंगे प्लस Q1 प्लस Q2 आर सेपरेशन पर, इनके बीच का फोर्स क्या है F।
तो बच्चों आपको मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था, इस फोर्स को हम F12 कहते हैं और इस फोर्स को क्या कहते हैं, F21। F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बच्चों ये जो कूलम्बिक फोर्स होती है, आगे जाके आप इसके बारे में जानेंगे भी सही, ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस में होती है। इसीलिए जो आप F12 लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू F21, इसी को हम F लिखते हैं। और इसी F को पिछले टर्न पे आपने क्या लिखा था, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखा था ना अपन ने बच्चों, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F12 और F21 दोनों एक ही फोर्स होती है। चलो मैंने अभी बात कर ली F12 F21 एक ही बात है, मगर अभी हम F12 की बात कर रहे थे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसी को आप F कह रहे हैं और F का इस समय क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठीक इसके मिड पॉइंट पे लाके हमने एक प्लस Q3 चार्ज रख दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह प्लस Q3 क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स इस पर इधर की ओर लगाएगा। इस फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, F13। F13 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। ऐसे ये जो प्लस Q3 है, Q2 पर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, अपन ने इधर दिखा दिया है। इस फोर्स को क्या लिख दिया, F23। एंड इनफैक्ट बच्चों ये दोनों भी इस पर भी फोर्स लगा रहे होंगे, मगर मुझे सबकी फोर्स से क्या लेना देना, हमें तो केवल किसकी फोर्स देखनी है, Q1 की। अब आप एक बार बताओ, Q1 पर एक और फोर्स इधर लगने लगा है, तो आप क्या आंसर देंगे, देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, जवाब देंगे रिमेन सेम। कारण आप समझ पा रहे होंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो अभी भी KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही रहेगा ना, उसको तीसरे चार्ज से क्या लेना देना। फोर्स ऑन वन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता नेट फोर्स ऑन Q1 पर क्या असर पड़ेगा, तो बच्चों बिल्कुल आपका आंसर होता है नेट फोर्स ऑन Q1 यहां इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे Q1 पर एक तो पहले से फोर्स लग रहा था F12, अब एक एक्स्ट्रा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है F13, तो जो नेट फोर्स है वो यहां पर नो डाउट चेंज हो गया है। मगर जब तक आपसे क्वेश्चन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पूछ रहा है, तब तक अपना आंसर क्या होगा कि दिस फोर्स विल रिमेन अनचेंज। तो आपको बात समझ में आ गई बच्चों, सुपरपोजिशन रूल के नाम पे हमें यही सीखना था कि जब भी हमसे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस तरह का कोई लैंग्वेज दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट नियर बाय। तो ये बेसिक सी बातें हैं बच्चों, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए। 3 पॉइंट चार्जेस आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, +2 कूलाम, +4 कूलाम, +6 कूलाम। ABC 3 पॉइंट्स पर इनको रखा है, सेपरेशन जैसा आपको यहाँ दिखाया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A। पहले तो हमें A पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स बतानी है। सेकेंड पार्ट में हमें नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट B बताना है। बच्चों अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख लीजिए, सुपरपोजिशन के रूल क्या है वो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहली बात तो जिस चार्ज पर फोर्स निकालनी है पहले उसको आप मार्क कर लीजिए। अभी आपको फर्स्ट पार्ट में A वाले चार्ज पर फोर्स निकालनी है, तो आपको सुपरपोजिशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं, स्टेप 1, उस चार्ज पर बाकी के चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स दिखा दीजिए। तो बच्चों ये +4 कूलम इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ रिपल्शन होगा ना, ऐसे दूर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगी FB। और ऐसे जो C वाला चार्ज है वो भी सेम नेचर का है, तो वो भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पर इधर की तरफ, इसको मैंने लिख दिया है FC। दोनों चार्जेस के फोर्स दिखा दिए। A पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, B और C पर रखा हुआ चार्ज। अब बच्चों अगर A पर नेट फोर्स लिखा जाए तो नेट फोर्स ऑन A विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर द चार्ज। तो हमने रिजल्टेंट क्या लिखा है, FA वेक्टर बराबर FB प्लस FC। और बच्चों जैसा आप देख पा रहे होंगे B और C के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो जब फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो आपको पता है उनके मैग्नीट्यूड आपस में सिंपली एडअप हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड एडअप हो जाएंगे, FA बराबर FB प्लस FC हो जाएगा। बच्चों अब अगर हम FB का मैग्नीट्यूड निकालें, FB का मतलब क्या है, इस B वाले चार्ज के कारण फोर्स, और आपको सेपरेशन मैंने अभी वहां दिखाई दिए थे, ये 1-1 मीटर के सेपरेशन है। तो B के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ऐसे बच्चों C वाले के कारण A पर कितना फोर्स लगेगा, तो KQ1 Q2, लेकिन सेपरेशन कितना हो गया है 2 मीटर, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहां से आप काटापीटी करके सॉल्व करके देखेंगे तो ये फोर्स 11K आएगी। हमें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम मीडियम को वैक्यूम मानते हैं। वैक्यूम में K की वैल्यू आपको पिछले टर्म पे मैंने बताई थी 9 × 10⁹, तो वो रखने पर ये फोर्स कितना आ गया 99 × 10⁹ न्यूटन के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपने देखा
जिस भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है बाकी चार्जेस के कारण उस पर फोर्स दिखा दीजिए और उस फोर्स का वेक्टर सम कर दीजिए, आपका आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा था कि फोर्स ऑन चार्ज एट बी बताइए। अब देखना बच्चों, बी वाला चार्ज मतलब इस पर फोर्स बतानी है, तो इस पर ए वाला एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, ये दिखा रखा मैंने, इस फोर्स को क्या बोला हुआ है बच्चों अपन ने, एफ है। और इस पर एक सी वाला रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया है बच्चों, एफ सी। नेट फोर्स बी पर क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस एफ ए प्लस एफ सी। पर बच्चों अब आप देखिए कि जरा दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या 180 डिग्री का है, तो बिल्कुल इनके मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएंगे। मैंने लिख दिया बच्चों एफ बी बराबर एफ सी माइनस एफ है। मुझे इंस्पेक्शन से पता चल रहा है कि इधर का फोर्स ज्यादा होगा इधर का कम होगा। आप तो मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, ज्यादा बड़ी फोर्स में से छोटा वाला माइनस करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स किसकी डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले के डायरेक्शन में। अगर आप देखेंगे अभी एफ बी इधर की तरफ लगेगी बच्चों, ये भी 1 मीटर का सेपरेशन है, इधर भी 1 मीटर। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले एफ सी की बात करी जाए तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के 4 6 अपॉन 1 का स्क्वायर। इधर से अगर अपन एफ ए की बात करें तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के 4 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। बच्चों इस बार दोनों जगह 1 1 आएगा, सेपरेशन दोनों से बराबर है। दोनों को आप यहाँ माइनस करके देख लीजिए, आपके पास फोर्स कितना बचेगा बच्चों, 16K के बराबर। और 16K को हम क्या लिख सकते हैं, वही K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 रखेंगे तो ये 144 × 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर निकल के आ गया। और डायरेक्शन भी अगर आपसे पूछी जाए तो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्शन इधर की तरफ। बच्चों एक चीज आपको और समझा देता हूँ, कूलम्स लॉ के आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं उनमें ध्यान रखना है, हम जब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हालांकि यहाँ तो अभी सभी पॉजिटिव चार्ज थे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो चार्ज को विद साइन नहीं लेंगे, विदाउट साइन लेंगे। सिंपल सी बात इतनी सी है, मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था शायद कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने दो चार्जेस लिए हैं, लेट से प्लस Q1 और ये कुछ प्लस Q2, इनके बीच की दूरी अगर r है तो इन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी ऐसे इधर की तरफ। आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, सिंपली k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी आपको चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है, आपको मैग्नीट्यूड रख के फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन नेचर ऑफ फोर्स पूछता है तो आप क्या बोल देंगे, रिपल्सिव। तो बच्चों अगर ये प्लस Q1 प्लस Q2 होते हैं या लेट से माइनस Q1 माइनस Q2 होते तब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा यही रहता। और जैसे ही आपने बोल दिया कि फोर्स इज रिपल्सिव तो उसमें चार्ज का साइन ऑटोमेटिकली कवर हो गया। आपने अगर फोर्स का नेचर रिपल्सिव बोल दिया उसमें चार्ज का साइन खुद ब खुद कवर हो गया। ऐसे बच्चों सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए ये प्लस Q1 होता और यहाँ एक माइनस Q2 का चार्ज होता, इनके बीच का सेपरेशन अगर r होता, मैं आपसे फोर्स पूछता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप अभी भी क्या लिखेंगे, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में आप साइन कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। आप समझ पा रहे होंगे, F12 बोले F21 बोले दोनों फोर्स F के बराबर होंगे। पर इस बार क्या होगा, ये फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी तो एक दूसरे की तरफ इस तरह से एक्ट करेगी। अब बच्चों आप खुद बताइए, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे की तरफ ऐसे लग रही है तो अट्रैक्टिव तो दिख ही रहा है। साथ में आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, अगर नेचर ऑफ फोर्स आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे अट्रैक्टिव। जैसे ही आपने नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव बोल दिया तो उसमें चार्जेस के साइन ऑटोमेटिकली कवर हो जाते। तो बच्चों बस ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस इस पर बेस्ड इसी तरह से प्रैक्टिस करने हैं, सुपरपोजिशन रूल को अप्लाई करना है। कहीं पर भी आप जब तक मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन जब तक यूज नहीं करेंगे, आगे जाके आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वहां आपको बताएंगे कि वहां चार्ज को साइन के साथ रखना है। पर अभी के लिए आपको अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ आपने मैग्नीट्यूड तो निकाला है तो मैग्नीट्यूड में आप कहीं पर भी चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, बस चार्ज के साइन के बेसिस पे आप नेचर ऑफ फोर्स बता सकते हैं कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, उसके बेसिस पे आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। बच्चों अब सुपरपोजिशन पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है जिसके 3 वर्टिसेस पर 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये दो साइड दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर है मगर उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और इस पर 3 चार्जेस रखे हैं बच्चों, प्लस 27 ESU, प्लस 1 ESU और प्लस के 64 ESU। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स ऑन प्लस 1 ESU चार्ज बताइए। बच्चों जब नेट फोर्स बोल दिया है तो आप समझ ही जाएंगे इसका मतलब सुपरपोजिशन रूल अप्लाई करना है। 1 ESU के चार्ज पर नेट फोर्स आपको यहां पर निकालना है। तो बच्चों नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ESU के चार्ज पर लगने वाले सभी फोर्सेस दिखाएंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर यहां पर बच्चे एक सिली मिस्टेक कर आते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है। क्या सिली मिस्टेक है भी आपको बताएंगे।
पहले ऑप्शंस ध्यान से देखिए बच्चों। ऑप्शन आपको फोर्स के डाइन में दे रखे हैं। डाइन आपको पता है फोर्स का सीजीएस यूनिट है। सारे चार्जेस भी आपको सीजीएस सिस्टम में दे रखे हैं, आपको सारे सेपरेशंस भी सीजीएस सिस्टम में दे रखे हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देता हूं। आपको किस पर फोर्स निकालनी है बच्चों? +1 ESU के चार्ज पर। ये रहा +1 ESU का चार्ज। इस पर एक फोर्स सी वाला इधर की तरफ लगा रहा होगा रिपल्सिव, FC मैंने इसको दिखा दिया इधर। और ऐसे ही इस पर ए वाला एक फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सिव, इसको मैंने FA दिखा दिया है इधर की ओर। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कूलम फोर्सेस अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो इसके कारण एक फोर्स इधर रिपल्सिव लगेगा, इसके कारण एक फोर्स इधर की तरफ रिपल्सिव लगेगा। अच्छा बच्चों एक और बात सुनिएगा, जैसे बी वाले पर सी वाला एक फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर के चलते नो डाउट सी वाले पर भी एक फोर्स इधर की तरफ बी वाला लगा रहा होगा, और ऐसे इस पर ए वाला भी फोर्स लगा रहा है। पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको किस पर फोर्स निकालना है? बी वाले चार्ज पर 1 ESU पर। तो आप केवल उसी की फोर्सेस को डायग्राम में शो करें, बाकी चार्जेस पे भी फोर्स लग रहे हैं, पर जब वो हमसे पूछा नहीं है तो जिस चार्ज का फोर्स पूछा जाता है बच्चों उसी की फोर्सेस दिखाएंगे, बाकी चार्जेस की फोर्स को यहां पर शो नहीं करेंगे। अब अगर मैं FC के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1Q2/R²। तो K 1 ESU 27 ESU है ना, FA लिख रहे हैं हम पहले, तो K 1 27 ESU अपॉन सेपरेशन 3 का स्क्वायर। पर बच्चों यहां जो एक सिली मिस्टेक होती है जरा ध्यान से सुनिए, यहां आपको सभी चार्जेस भी CGS यूनिट में दिए हैं, आपको नीचे सेपरेशन सेंटीमीटर भी CGS में दिया है, आप जो फोर्स निकालेंगे वो भी डाइन CGS में निकालेंगे। तो यहाँ K की वैल्यू 9 × 10⁹ रखने की गलती ना करें, आपका क्वेश्चन पूरा उससे गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान से यहाँ K की वैल्यू 1 रखनी है। मैंने आपको बताया था CGS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1 डाइन cm² अपॉन ESU²। तो वही चीज यहाँ रखेंगे बच्चों, और इसको देख लीजिए आप, यहाँ से ए वाले की फोर्स कितनी निकल के आ रही है? FA बराबर निकल के आ गया है 3 डाइन के बराबर। बच्चों ऐसे ही अगर सी वाले के कारण लगने वाले फोर्स FC को निकाला जाए तो FC बराबर क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K 164 अपॉन 4 का स्क्वायर। अगेन K की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहां से आप देख पाएंगे FC की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? 4 डाइन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, FC और FA दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, भले बराबर नहीं है मगर 90 डिग्री के एंगल पर तो है। तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट करती है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? √FA² + FC²। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 5 डाइन के बराबर। आपका आंसर आ गया है यहाँ से 5 डाइन के बराबर। और आप देख पा रहे होंगे कि ये फोर्स जो है बीचों बीच नहीं होगा, थोड़ा सा FC के ज्यादा करीब होगा एंगल में, क्योंकि FC का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा है। पर अभी हमें मैग्नीट्यूड बताना था नेट फोर्स का, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 5 डाइन। बच्चों आसान क्वेश्चन है, बस गलती क्या होती है बच्चों से, यहाँ K की वैल्यू वो 9 × 10⁹ रख बैठते। तो ध्यान रखना है, अगर सभी चीजें CGS सिस्टम में है तो आप K की वैल्यू CGS वाले इस्तेमाल करें, K की वैल्यू 1 रख के आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसी पर बेस्ड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज Q रखे गए हैं और साइड लेंथ A के बराबर है, जैसा आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट एनी वन ऑफ द कॉर्नर। कॉर्नर पर रखे किसी भी एक चार्ज पर आप नेट फोर्स बता दीजिए। बच्चों पहली बात, जब तक चार्ज के आगे साइन लगा के अगर नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट हम Q का मतलब क्या समझते हैं? +Q। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस लगा के दिया जाएगा, अगर कोई साइन नहीं है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट +Q मान के चलेंगे। अब बच्चों सुपरपोजिशन का यूज कर लेते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स के चार्ज पर फोर्स निकाल लेते हैं। जैसे मैंने C वाले चार्ज को पकड़ लिया, इस C वाले पर और कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? A और B के चार्ज, मैंने ट्राइंगल को नाम दे दिया है ABC। इन तीनों पर चार्जेस Q है और साइड A के बराबर है। तो बच्चों ये A वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F है, ऐसे ये B वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ FB, और ये FA FB दोनों मैग्नीट्यूड में F के बराबर होंगे। लेट से F का मैग्नीट्यूड क्या होगा? KQ²/A²। K Q1 Q2/R² कर दिया है, KQ²/A²। अब बच्चों आपको पता है अगर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है और इनके बीच का एंगल कुछ 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो होगा ही सही, इधर 60 है तो बच्चों ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जब थीटा एंगल पर दो इक्वल फोर्सेस एक्ट करती है तो हम उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2F cos θ/2 से, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो 2F cos 60/2 डिग्री करेंगे बच्चों, 60/2 इज 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और F नेट कितना आ जाएगा बच्चों? √3F के बराबर। F की वैल्यू यहां से रखेंगे तो C वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों?
√3 kq² यानी इस चार्ज पर एक नेट फोर्स लग रहा है ऐसे इधर की तरफ √3 kq²/a²। और बच्चों आप समझ पा रहे होंगे यहां ये जो फोर्स लगेगा ये दोनों से बिल्कुल बराबर एंगल पे लग रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग लगेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो ऐसे में 30 डिग्री एंगल पर दोनों फोर्सेस से बीच में ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। और बच्चों समझना ये कि जैसे हमने सी वाले पर कैलकुलेशन किया है ऐसे आप किसी और वर्टेक्स पर करके देख लीजिए, वहां से भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी। अगर आप बी वाले चार्ज पर फोर्स निकालेंगे तो वहां ऐसी कंडीशन बनेगी, एक एफ इधर लगेगी FC, एक इधर लगेगा FA और रिजल्टेंट बीच में आएगा। ऐसे ए वाले पे भी निकाल के देख सकते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा इस तरह से, और रिजल्टेंट जो है इसके बीच में इस तरह से निकल के आ जाएगा। ये फोर्सेस हमने दिखा दी है, रिजल्टेंट इसके बीच में आ जाएगा। तो आप भले किसी भी एक वर्टेक्स के लिए करके देख सकते हैं, आपका आंसर सबसे सेम ही आने वाला है। अब बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसका नेक्स्ट क्लास में हमें एक सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा यूज करने के लिए, वहां हमें इसका रिजल्ट काम में लेना है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगेन सेम है क्वेश्चन, इस बार ट्राइंगल की जगह स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेस क्यों रखे गए हैं। आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट एनी वन ऑफ द कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर के चार्ज पर फोर्स निकाल लेते हैं। बच्चों डायग्राम फिर से दिखा दिया, स्क्वायर को नाम दे दिया है ABCD, और इस बार फिर से हम इस सी वाले वर्टेक्स पर रखे चार्ज पर फोर्स निकाल लेते हैं। अब बच्चे कौन से 3 चार्ज है, A, B और D के चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। तो ये देखिए बच्चों D वाला इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर FD, ऐसे B वाला एक फोर्स इधर लगाएगा रिपल्सिव FB, और A वाला एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा FA। और बच्चों स्क्वायर के डायगोनल्स जो है या यूं कह दीजिए ये साइड्स जो है 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये 45 डिग्री एंगल होगा, तो FA का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री यहां से दिख रहा होगा। आगे की बात ये बच्चों ये FB और FD जो है ये दोनों तो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, कितने होंगे kq²/a², इसको आप F कह दीजिए। ये भी फोर्स कितनी है F, ये भी फोर्स कितनी है F, पर ये जो A के कारण फोर्स लग रही है ये मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होगी। बच्चों यहाँ सेपरेशन बदल गया ना, डायगोनल लेंथ तो √2a होती है, तो इसकी फोर्स को मैंने FA दिखा दिया, FA बराबर होगा kq²/√2a का होल स्क्वायर, इसको अपन kq²/2a² लिख सकते हैं। अब आपको नेट फोर्स बतानी है सी वाले चार्ज पर, तो बच्चों 3 फोर्सेस है, 1 2 3, इनका रिजल्टेंट कर दीजिए। पहले 90 डिग्री के एंगल पर जो F और F है इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ √2f के बराबर, और आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिजल्टेंट 45 डिग्री के एंगल पर होगा, तो √2f मैंने इसको दिखा दिया। और फाइनली अगर सी पर नेट फोर्स लिखें तो ये क्या होगा, FA और √2f के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं √2f + FA के बराबर। मैग्नीट्यूड एडअप हो जाएंगे, हम सिंपली रिजल्टेंट कर रहे हैं बच्चों। √2 की जगह √2, F की वैल्यू ऊपर से रखेंगे kq²/a², और FA की वैल्यू यहां से लिखेंगे kq²/2a²। तो नेट फोर्स सी वाले चार्ज पर कितना आ जाएगा बच्चों, kq²/a² बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा √2 + 1/2। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर चार्ज प्लेस्ड एट सी। बच्चों जैसे यहां देख पा रहे होंगे ये नेट फोर्स किधर लग रही है, ऐसे इधर की ओर। अब जैसे आपने सी पर किया ऐसे आप किसी पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। डी पर करते तो एक फोर्स इधर लगती, एक इसके कारण फोर्स इधर लगती, एक इसके कारण फोर्स इधर लगती, तो रिजल्टेंट इधर बीच में इस तरह से निकल के आता। ऐसे आप बी वाले पर करके देख लीजिए, उस पर भी सेम कैलकुलेशन आएगी। ऐसे ए वाले पर करके देख लीजिए, उस पर भी सेम कैलकुलेशन आएगी। तो किसी भी एक चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो सुपर पोजिशन में आपने क्या सीखा, जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है उस पर रिमेनिंग चार्जेस के कारण फोर्सेस दिखा दीजिए, उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको उस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। तो सिंपल सा अप्रोच है बच्चों सुपर पोजिशन रूल का। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, होमवर्क में भी आपको आज दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करिए। अगली क्लास के अंदर हम उससे आगे के लेवल के जो प्रॉब्लम्स है उनका डिस्कशन करेंगे।